हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने क्रेब्स चक्कर के बारे में पढ़ा और ग्लाइकोलाइसिस से पहले अपन कर चुके हैं। ठीक है, आज हम एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे आगे, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, और इसी को अपन कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, इसी को इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कहते हैं। शॉर्ट में इसको ईटीएस या ईटीसी के नाम से जाना जाता है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा टॉपिक अलग है ये, क्योंकि कई बार इसमें कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं समझने में, पर आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, सारी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर होने वाली हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। ठीक है, चलिए अब सामने आप देखते जाइएगा। देखिए, सबसे पहले अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर ध्यान करें, सूत्र कणिका का स्ट्रक्चर ध्यान करें, तो ये कुछ इस तरह का होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली और ये अंदर उसमें वलय यानी फोल्डिंग्स, जिसको अपन क्रिस्टी कहते हैं, है ना। ये हो गई बाहरी झिल्ली यानी आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन बाहरी झिल्ली, और इसके बाद अंदर वाली झिल्ली ये हो गई इनर मेम्ब्रेन यानी भीतरी झिल्ली, और दोनों के बीच का स्थान जो होता है उसको अपन पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं, है ना, या अंतरकोशिकीय स्थल कहते हैं। अब देखिए, अब ये इन तीनों का यहाँ पे रोल है। अच्छा, इसके अलावा एक और भी चीज़ है, ये यहाँ पे छोटे छोटे गोल गोल कण होते हैं, जिनको अपन कहते हैं F0 F1 कण, F0 F1 कण। ये होते हैं क्रिस्टे के ऊपर, ये गोलाकार के होते हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे देखिए, जैसे ये हो गई आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गई बाहरी झिल्ली, ठीक है, ये हो गई भीतरी झिल्ली। तो मैं इतना अगर सेक्शन बनाऊं, मतलब इतना अगर पार्ट में ड्रॉ करूं, तो सबसे पहले देखिएगा, ये मैंने बनाई आउटर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन बनाई। फिर इसके बाद अंदर यहाँ वलय, ये मैंने बनाई इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन बनाई। और अब ये इन दोनों के बीच का जो स्थान है, अंदर वाली जो जगह है दोनों के बीच की, इसको अपन कहते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। अच्छा, यहाँ पे अंदर, यहाँ पे ये अघात्री होता है, जिसे अपन मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो अब इनर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ यहाँ पे अघात्री है यानी मैट्रिक्स है, मतलब ये वाला पार्ट हो गया मैट्रिक्स का, इस तरह से। आउटर मेम्ब्रेन हो गई, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस हो गया, उसके बाद इनर मेम्ब्रेन हो गई, और फिर अघात्री हो गया। अब आउटर मेम्ब्रेन को अपन छोड़ देते हैं, अब अपन सिर्फ इनर मेम्ब्रेन की बात करते हैं। ठीक है, अपन सिर्फ इनर मेम्ब्रेन की बात करते हैं। तो इनर मेम्ब्रेन को मैं ड्रॉ कर रहा हूं, देखिए, ये मैंने बनाई इनर मेम्ब्रेन, ये मैंने बनाई इनर मेम्ब्रेन। यहां पे इनर मेम्ब्रेन के इधर पे क्या था, देखिए, ये इनर मेम्ब्रेन के इधर पे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस और उधर पे मैट्रिक्स था। तो ये इनर मेम्ब्रेन है, और इसके इस तरफ हो गया पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, और इस तरफ हो गया अघात्री यानी मैट्रिक्स। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो भीतरी झिल्ली होती है, वो मेन इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के एंजाइम जो होते हैं वहां पे पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली में इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के एंजाइम पाए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, इसको अपन ड्रॉ करते हैं। देखिए, ये सबसे पहले, ये मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूं, ये एनसीईआरटी जो बुक में दिया हुआ है वो डायग्राम पहले अपन बात कर रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली में कुछ इस तरह के संकुल दिए हुए,
1 2 3 4 और आखिरी वाला संकुल यानी 5वां ऐसा। ये टोटल 5 संकुल दिए हुए हैं माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली में। ठीक है, अब इसमें क्रम जो आता है थोड़ा सा अलग होता है। पहला आता है संकुल नंबर 1, फिर आता है संकुल नंबर 3, इसके बाद आता है संकुल 2, फिर आता है संकुल 4 और उसके बाद आता है संकुल 5। ये जो है ये 5वां संकुल है और इसमें ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो भाग है, इसको अपन कहते हैं F0 और इसको अपन कहते हैं F1। ये दो हिस्से, ये दो भाग इसके। ठीक है, ये वाला पार्ट F0 हो गया, ये वाला पार्ट हो गया F1। अब ये तो हो गया जो एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है वो। ठीक है, पहले मैं आपको एक दूसरे डायग्राम के द्वारा समझाता हूं, उसके बाद इसको थोड़ी सी आसानी जाएगी समझने में। तो अपन पहले ड्रॉ करते हैं दूसरा वाला डायग्राम। ठीक है, मैं उसको थोड़ा सा बड़े में बना रहा हूं और वो डायग्राम समझाने के बाद मैं वापस इस डायग्राम पे आने वाला हूं ताकि थोड़ा सा और आसानी से क्लियर हो जाए और आपका एक बार और रिवीजन हो जाए। ठीक है, अब सबसे पहले मैं इसमें बना रहा हूं भीतरी झिल्ली में जो संकुल प्रेजेंट है। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली कुछ इस तरह की, इसको अपन नहीं तो पूरा 1 मिनट बनाते हैं, 1 मिनट बस रुकिए आप, है ना। देखिए, ये है भीतरी झिल्ली। ये मैंने माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली बनाई, ये सिर्फ भीतरी झिल्ली है। इसके इधर का जो स्पेस है उसको अपन कहेंगे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस और नीचे वाले पार्ट को अपन कहेंगे मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स वाला भाग हो गया। ठीक है, अब इसमें कुछ संकुल होते हैं तो मैं बनाना स्टार्ट कर रहा हूं, इससे आपको आसानी से समझ में आने लगेगा। थोड़ा सा प्रोसेस थोड़ा सा टफ होता है ये, पर अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ये इसमें पहला संकुल हो गया, ये हो गया दूसरा संकुल, तीसरा संकुल, चौथा संकुल और यहां पे ये है 5वां संकुल जो कि कुछ इस तरह का दिखता है ऐसा। ठीक है, ये टोटल हो गए। इसको अपन यहां से रफ करते हैं ताकि आसानी जाए समझने में। अब इन संकुलों में अलग अलग एंजाइम होते हैं, आपको बिल्कुल क्रम से उन एंजाइम का नाम ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन जो आता है खास करके एंजाइम से भी आ जाता है कि ये वाला एंजाइम कौन से संकुल में होगा। तो मैं आपको सभी संकुल के एंजाइम बता रहा हूं। ठीक है, ये इस तरह से यहाँ पे चीजें प्रेजेंट है। तो पहले अपन इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं, वापस मैं इस पे आता हूं। चलो, इसमें मैं कुछ पॉइंट बताता हूं। पहला तो मैं इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र को पूरा नहीं लिखूंगा, ईटीएस इसको अपन शॉर्ट में लिखेंगे। तो ईटीएस के सभी एंजाइम, बेटा मैं बिल्कुल इसको आसान तरीके से समझाने वाला हूं और एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है वो भी मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। बस ये है कि आप थोड़ा ध्यान से यहाँ देखिएगा, एक एक चीज़ कितनी स्मूथली होती है ये आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, और इसके पॉइंट्स अपन इजी लैंग्वेज में थोड़ा सा लिखने वाले हैं। तो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के सभी एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली में पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि ईटीएस एक्चुअली होता कहाँ पे।
ईटीएस एक तो होता क्या है और ये कहाँ पे होता है। अब ईटीएस होता क्या है, जो जितनी भी चयापचयी क्रियाएं होती हैं या जिसको अपन उपपचयी क्रियाएं भी कहते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, इस दौरान इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण एक संकुल से दूसरे संकुल की तरफ, यह कहलाता है इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। चयापचयी क्रियाओं में, चयापचयी क्रियाओं यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के दौरान इलेक्ट्रॉन का एक संकुल से दूसरे की ओर स्थानांतरण इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र कहलाता है। ठीक है, तो ये इसमें ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका है कि ईटीएस होता कहाँ पे, तो माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली में होता है, आंतरिक झिल्ली में होता है। चलिए अब अपन आते हैं वापस इस पे डायग्राम पे। ठीक है, ये हमारी भीतरी झिल्ली में कुछ संकुल प्रेजेंट है। अब इन संकुलों में यहाँ पे नंबर अपन देखेंगे बिल्कुल सिंपल में। ये पहला संकुल है, ये वाला संकुल है पहला, मैं यहाँ पे इसको छोटा सा बना रहा हूँ। ये पहला संकुल, ये हो गया दूसरा संकुल, ये हो गया तीसरा संकुल, ये हो गया चौथा संकुल, और ये हो गया पांचवा संकुल। और पांचवें संकुल में ये हो गया इसका F0 पार्ट और ये हो गया इसका F1 पार्ट। ठीक है, तो ये अलग अलग संकुल हो गए। अब इन संकुलों में जो एंजाइम प्रेजेंट होता है ये बिल्कुल आपको अच्छे से ध्यान रखना है। मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूं, संकुल नंबर 1 में, कॉम्प्लेक्स 1 में, संकुल 1 में जो एंजाइम होता है इसको अपन कहते हैं NADH डिहाइड्रोजिनेस। संकुल 2 में जो एंजाइम होता है इसको अपन कहते हैं सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस। संकुल 3 में जो एंजाइम होता है ये होता है साइटोक्रोम BC1। ये दो अलग अलग हैं, साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम C1, ऐसा है। फिर संकुल 4 में जो एंजाइम होता है इसको अपन कहते हैं साइटोक्रोम A और दूसरा साइटोक्रोम A3। संकुल 5 में, संकुल 5 में यहाँ पे होता है जो इसका F1 पार्ट होता है, वहाँ पे जो एंजाइम होता है ये होता है ATP सिंथेस। ठीक है, F1 में होता है ATP सिंथेस। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो भी साइटोक्रोम होता है, साइटोक्रोम मतलब ये एंजाइम का एक समूह है, एंजाइम का एक ग्रुप है जिसमें मुख्यतः हीम भाग होता है। हीम मतलब आयरन वाला पार्ट होता है। पर यहाँ पे जो संकुल नंबर 4 है इसमें दो चीज़ें और होती हैं। यहाँ पे दो कॉपर के केंद्र होते हैं। मान लेते हैं एक को मैं नाम दे रहा हूँ कॉपर A और दूसरे को नाम दे रहा हूँ कॉपर B। ठीक है, तो साइटोक्रोम जो A और A3 वाला है यहाँ पे दो कॉपर के केंद्र भी होते हैं, कॉपर A और कॉपर B। ठीक है, अब यहाँ पे संकुल 4 को हम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के नाम से भी जानते हैं। तो इसको मैं एक और लिख दे रहा हूँ नाम कि साइटोक्रोम C, ये वाला जो है साइटोक्रोम A और A3, इसको हम साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपन ऑक्सीजन का रोल देखते हैं, ऑक्सीजन की भूमिका यहाँ पे
हमको नज़र आती है। ठीक है, कैसे आती है, कहाँ पे आती है, ये मैं अभी बात करने वाला हूँ। तो ये हो गया इसमें संकुल एक में 1 से लेकर 5 तक एंजाइम जो आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखने। ठीक है, अब अपन वापस आते हैं डायग्राम में। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन वाहक होता है और यही प्रोटॉन वाहक भी होता है, इसको अपन कहते हैं यूबीक्विनोन। ठीक है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन वाहक होता है, ये होता है साइटोक्रोम सी। ये इलेक्ट्रॉन वाहक जिसको हम प्रोटॉन वाहक के नाम से भी जानते हैं। तो अगले पॉइंट में लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन वाहक यहां पे एक होता है यूबीक्विनोन, जिसको हम कोएंजाइम क्यू भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा होता है साइटोक्रोम सी। ये इलेक्ट्रॉन वाहक है, और इलेक्ट्रॉन वाहक मतलब जो अपनी जगह छोड़कर जा सकते हैं, मतलब मूवेबल है ये, मतलब अपनी जगह छोड़ के जा सकता है। इसके अलावा और भी इलेक्ट्रॉन वाहक होते हैं पर वो अपनी जगह पर स्थिर होते हैं। ठीक है, तो यहां मैं लिख दे रहा हूं, अपना स्थान छोड़ सकते हैं। मतलब इनमें ये क्षमता होती है कि अपना स्थान छोड़ के ये दूसरी जगह जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन दे के वापस आ सकते हैं। जबकि दूसरे जो इलेक्ट्रॉन वाहक हैं, ये उसमें होता है FMN, FAD, साइटोक्रोम होते हैं यहाँ पे। साइटोक्रोम कौन कौन सा, साइटोक्रोम BC1, ये भी इलेक्ट्रॉन वाहक है यहाँ पे। A और A3 भी वाहक हैं, पर ये स्थिर रहते हैं, मतलब ये अपनी जगह नहीं छोड़ सकते। ठीक है, इनमें स्थिरता रहती है, ये अपनी जगह नहीं छोड़ते हैं। अब साइटोक्रोम C की अगर मैं बात करूं, साइटोक्रोम C जैसे यहाँ पे प्रेजेंट है, ये जो साइटोक्रोम C है, अगर इसकी लोकेशन की बात करें, ये कहाँ पे पाया जाता है, तो साइटोक्रोम C कहाँ पे प्रेजेंट है, देखिए भीतरी झिल्ली के, अगर भीतरी झिल्ली ये है तो पूरी भीतरी झिल्ली, ये इसका ऊपर वाला भाग हो गया PMS, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ये नीचे अगात्री वाला भाग हो गया। तो ऊपर जो झिल्ली है, मतलब यहाँ पे कहीं पे बाहरी झिल्ली होगी, आउटर मेम्ब्रेन होगी, है ना। तो साइटोक्रोम C की यहाँ पे लोकेशन क्या हुई, साइटोक्रोम C भीतरी झिल्ली के बाहरी तरफ प्रेजेंट होता है। साइटोक्रोम C भीतरी झिल्ली के बाहरी तरफ ये प्रेजेंट होता है। तो भीतरी झिल्ली का बाहरी हिस्सा साइटोक्रोम C। ठीक है, तो ये हो गया। इसको मैं आखिरी में लिखता हूं, मतलब अभी बाद में लिखता हूं जब मैं नीचे बताऊंगा आपको। चलिए अब अपन इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे क्रैब चक्र और ग्लाइकोलिसिस में हमने देखा कि NADH2 का निर्माण हो रहा था। NADH2 या इसको अपन NADH प्लस H+ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो NADH और जो H+ ग्लाइकोलिसिस में या जो क्रैब चक्र में बनता है, वो एंटर करता है संकुल नंबर 1 से। ठीक है, NADH H+ जो होता है वो यहां से एंटर करता है। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि यहां से NADH एंटर करेगा और NAD+ बाहर निकलेगा। अब ये जो NADH है, देखिए यहाँ पे ये एनर्जी इक्विवेलेंट के बराबर माने जाते हैं, मतलब ये मेन NADH हो गया या FADH हो गया। ठीक है, ये ऊर्जा निष्कासित, ऊर्जा मुक्त करने वाले होते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और है कि ये जो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र चल रहा है, इसका मेन रीजन है रेडॉक्स पोटेंशियल। रेडॉक्स पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रॉन देने की और लेने की क्षमता रखने वाले। यहाँ पे रेडॉक्स पोटेंशियल जो होता है, इसका होता है माइनस में और इसका होता है प्लस में। मतलब रेडॉक्स पोटेंशियल जो है ये यहाँ पे माइनस नेगेटिव में होता है। ठीक है, यहाँ पे रेडॉक्स पोटेंशियल जो है, रेडॉक्स पोटेंशियल ये माइनस में है, नेगेटिव है। जैसे जैसे हम यहाँ आएंगे तो इसका रेडॉक्स पोटेंशियल जो होता है ये प्लस में हो जाता है।
एक बात आप ध्यान रखिएगा, जितना ज़्यादा माइनस में होगा रिडॉक्स पोटेंशियल उतना आसानी से वो इलेक्ट्रॉन देने के सक्षम होगा। मतलब यहाँ पे आसानी से ये इलेक्ट्रॉन देगा, और जितना रिडॉक्स पोटेंशियल पॉजिटिव में होगा वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है। तो ये माइनस में, ये प्लस में, ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन को ये रिलीज करेगा, देता जाएगा, ये लेते जाएंगे, और ये इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा होगी, इसमें इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा होगी। तो इस तरह से ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं, ठीक है। अब आते हैं अपन वापस, जो पहला वाला संकुल है इसमें NaDH एंटर करेगा, Na+ यहाँ से बाहर जाता है। अब ये NaDH जब टूटता है तो ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। और इस अवस्था में यहाँ पे मैं ग्रीन कलर से इलेक्ट्रॉन के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो अंदर, मैं पहले 1 मिनट अंदर का पार्ट लिख देता हूँ। अंदर जो प्रोस्थेटिक समूह है यानी एंजाइम के साथ जो दूसरा संकुल होता है, यहाँ पे ये होता है FMN, ठीक है, और इधर होता है FES, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ पहले, यहाँ होता है FAD, फिर यहाँ होता है FES। यहाँ पे साइटोक्रोम B, फिर FES, साइटोक्रोम C1, ठीक है। इसमें अपन ने याद किया था ना, तीसरे नंबर पे अपन ने संकुल लिखा था, साइटोक्रोम BC1 होता है, बीच में FS, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। फिर यहाँ पे साइटोक्रोम A, फिर इसके बाद कॉपर A, ठीक है। कॉपर A की स्थिति अभी एग्जैक्टली क्लियर नहीं है कि कहाँ पे होती है, पर अपन ये मान के चल रहे हैं कि इसके बाद, उसके बाद साइटोक्रोम A3 और फिर कॉपर B। ये हो सकता है आपको कॉपर A और कॉपर B बिल्कुल एंड में मिले, ठीक है, कुछ बुक्स में ये भी मेंशन रहता है। और पांचवा संकुल में F0 और F1। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जब NaDH2 आएगा, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया के क्रैब चक्र के दौरान आए या तो फिर ग्लाइकोलिसिस से बनने के बाद आए, तो ये इलेक्ट्रॉन सबसे पहले FMN में जाएगा, FMN से जाता जब FES में जाएगा, FES के बाद वो जाएगा UV क्यूनोन में, ठीक है। इस तरह से इसका डायरेक्शन आगे बढ़ता है। मैं एक बार पूरा डायरेक्शन आपको बता दे रहा हूँ, फिर मैं एक एक चीज़ पे डिस्कस करूँगा। फिर इलेक्ट्रॉन इस तरह से जाएंगे, साइटोक्रोम B, फिर FES, साइटोक्रोम C1, फिर यहाँ से निकल के वो साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम C से निकल के वो साइटोक्रोम A, फिर साइटोक्रोम C, अच्छा ये कॉपर है, फिर साइटोक्रोम A3, फिर कॉपर B, फिर यहाँ से निकल के इस तरह से बाहर जाता है। तो यहाँ से निकल के वो फाइनली बाहर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो NaDH के ब्रेक होने से जो इलेक्ट्रॉन बन रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जाएगा FMN से FES, UV क्यूनोन, साइटोक्रोम B, FES, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C, और फिर इस तरह से बाहर। तो ये इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे इस तरह से इस डायरेक्शन में आगे मूव करते हैं। ये हो गया इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन। अब बात आती है प्रोटॉन के डायरेक्शन की। अब मैं प्रोटॉन को बनाता हूँ इस कलर से, ठीक है। तो प्रोटॉन का डायरेक्शन, प्रोटॉन जब यहाँ से आएगा तो ये प्रोटॉन जाएगा UV क्यूनोन के पास। जब UV क्यूनोन प्रोटॉन को ले लेगा, ग्रहण करेगा, तो ये बन जाएगा क्या, UbH2। UB होता है UV क्यूनोन, UbH2 होता है UV क्यूनॉल, ठीक है। ये ओन है मतलब कीटोन वाला, ये ऑल बन जाता है, UV क्यूनॉल बन जाता है, और ये फिर यहाँ पे जाके प्रोटॉन छोड़ देता है। तो कुछ इस तरह का प्रोसेस हमको देखने मिलता है। अब ये एंटर करेगा यहाँ से, ये यहाँ से, ये भी आगे बढ़ेगा, ठीक है, ये भी आगे बढ़ेगा। कुछ प्रोटॉन यहीं पे चले जाते हैं और कुछ प्रोटॉन आगे बढ़ते जाते हैं। तो इस तरह से ये प्रोसेस लगातार चलता जाता है। जैसे जैसे ये प्रोसेस चलेगा, प्रोटॉन की सांद्रता PMS में बढ़ती जाती है। प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला, तो यहाँ पे प्रोटॉन की सांद्रता बढ़ती जाती है। अब ये सांद्रता कैसे बढ़ेगी, देखिए अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने वाली है वो ये कि जब यहाँ से प्रोटॉन अंदर जाते हैं तो कुछ प्रोटॉन जो होते हैं ये आगे निकल जाते हैं, कुछ प्रोटॉन जो होते हैं वो UV क्यूनोन के पास चले जाते हैं, और कुछ प्रोटॉन पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में चले जाते हैं। यहाँ पे संकुल नंबर 4 में जो हमको ध्यान रखना है एक बात,
कि यहां से लगभग 4 प्रोटॉन बाहर आते हैं। संकुल नंबर 1 से 4 प्रोटॉन बाहर आते हैं। ठीक है, अच्छा ये तो बात हो गई किसकी, ये बात हो गई NaDH की, ये बात NaDH की हो गई। पर अब अगर हम बात करें FADH2 की, भाई क्रैब चक्र के दौरान NaDH के साथ FADH2 भी बन रहा था, तो FADH2 एंटर करता है संकुल नंबर 2 से। जब FADH2 एंटर करेगा तो यहां पे ये FADH2 टूटा और ये बन गया FAD+। यहां पे बात वही है, प्रोटॉन यहां पे इस संकुल में एंटर करेंगे, इसके टूटने के बाद इलेक्ट्रॉन भी एंटर करेंगे और इनका डायरेक्शन हो जाएगा अब सेम। कैसे, देखिए ये प्रोटॉन का डायरेक्शन, ये अपन ने इलेक्ट्रॉन बनाया था FADH2, ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन वापस ऐसा, यहां से जाने के बाद फिर वो ऐसे ही जाएगा। सेम प्रोटॉन का डायरेक्शन भी रहेगा, ये प्रोटॉन का डायरेक्शन ऐसा, यहां से जाने के बाद फिर वो वैसे ही हो जाएगा। तो डायरेक्शन यहां से तो दोनों का सेम हो रहा है कि यहां से जाने के बाद वो साइटोक्रोम B FE, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C और यहां से ऐसा। ठीक है, जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रोटॉन की सांद्रता जो होती है वो PMS यानी पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में बढ़ती जाती है। संकुल नंबर 1 से 4 प्रोटॉन आते हैं बाहर, संकुल नंबर 2 से कोई प्रोटॉन बाहर नहीं आता। संकुल नंबर 2 के पास इतनी ऊर्जा नहीं होती है जिससे वो प्रोटॉन को बाहर की तरफ फेंक सके। पर संकुल नंबर 3 जो है, यहां से प्रोटॉन बाहर आते हैं, यहां से प्रोटॉन बाहर आते हैं। कितने प्रोटॉन बाहर आएंगे, 4। ठीक है, संकुल नंबर 3 से प्रोटॉन बाहर आते हैं। कितने प्रोटॉन बाहर आते हैं, 4। थोड़ा सा मैं इसमें थोड़ा सा और डिटेल में जाता हूं, हालांकि बुक में ये चीज मेंशन नहीं है पर फिर भी मैं उसको क्लियर करूं। एक्चुअल ये जो 4 प्रोटॉन बाहर आने की कहानी क्या है, ये कहानी ऐसी है कि इससे जो प्रोटॉन मुक्त होते हैं, इससे 2 प्रोटॉन, इस संकुल से 2 प्रोटॉन आगे बढ़े। ठीक है, ये 2 प्रोटॉन इस संकुल से आगे बढ़े, किसने दिए, ये इसने दिए, ये वाले 2 प्रोटॉन, और ये यूबिक्विनोन इसको लेके जाता है यहाँ पे, और ये संकुल खुद के 2 प्रोटॉन छोड़ता है, ये संकुल खुद के 2 प्रोटॉन छोड़ता है और ये 2 प्रोटॉन इसको यहां से मिलते हैं, तो टोटल करके 4 प्रोटॉन्स बाहर आते हैं। पर हमारी बुक में सीधे 4 प्रोटॉन को दे दिया है कि 4 प्रोटॉन बाहर आते हैं, तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये है। ठीक है, संकुल नंबर 2 के पास इतनी ऊर्जा नहीं होती जिससे वो इलेक्ट्रॉन को बाहर PMS में फेंक सके, तो वो 2 प्रोटॉन जो छोड़ता है वो 2 प्रोटॉन संकुल नंबर 3 के पास जाते हैं और वहां से फिर 4 प्रोटॉन बाहर आते हैं। तो संकुल नंबर 1 से 4 प्रोटॉन बाहर है, संकुल नंबर 3 से 4 प्रोटॉन बाहर है, संकुल नंबर 2 से कोई प्रोटॉन बाहर PMS में नहीं गया। अब इसके बाद यहां से जब ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता है तो साइटोक्रोम C जो होता है वो एक समय पे यानी एट अ टाइम एक समय पे एक इलेक्ट्रॉन को लेके जाता है और इसके पास पहुंचाता है। ठीक है, ऐसे ही प्रोटॉन भी आगे बढ़ता है, और क्योंकि यहां पे सांद्रता बढ़ती जा रही है प्रोटॉन की, यहां पे सांद्रता बढ़ती जा रही है प्रोटॉन की, तो यहां पे सांद्रता प्रवणता बनेगी, प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनेगा। यहां पे प्रोटॉन काफी ज्यादा है, यहां पे प्रोटॉन काफी कम है। ठीक है, तो अब यहां पे साइटोक्रोम C जो है ये इलेक्ट्रॉन को पहुंचाएगा संकुल नंबर 4 में, और जब यहां से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मूव करेंगे तो यहां से जो प्रोटॉन बाहर आते हैं उनका नंबर होता है 2। संकुल नंबर 1 से 4, संकुल नंबर 2 से कोई प्रोटॉन नहीं, संकुल नंबर 3 से 4, संकुल नंबर 4 से 2 प्रोटॉन बाहर है। ठीक है, अब देखो ये सारी प्रक्रिया कहां पे हो रही है, ये सारी प्रक्रिया हो रही है माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली में। माइटोकॉन्ड्रिया की जो भीतरी झिल्ली है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम श्वसन कोशिकांग के नाम से भी जानते हैं। भाई माइटोकॉन्ड्रिया को 2 नाम दिया जाता है ना, एक तो उसे कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, क्योंकि वो ATP का निर्माण करता है। ATP किस में बनते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में बनते हैं, अभी आपके सामने बनने वाले हैं ATP। दूसरा, यहां पे जो ATP बनता है उसे हम एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कहते हैं।
एनर्जी करेंसी ऑफ सेल मतलब कोशिका को ऊर्जा देने की करेंसी, शक्ति, एटीपी को कहते हैं। और एटीपी बनता है माइटोकॉन्ड्रिया के संकुल नंबर 5 में। अगर क्वेश्चन में आता है कि इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में कितने संकुल होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में ये 4 संकुल हैं। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में ये 4 संकुल हैं। ये जो 5वां संकुल है इसके लिए एक अलग सा प्रोसेस होता है, उसको अपन कहते हैं ऑक्सीकरणी फॉस्फेटीकरण। ठीक है, इसे हम कहते हैं ऑक्सीकरणी फॉस्फेटीकरण। तो अब यहां पे देखिए, यहां पे ये बाहर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है, प्रोटॉन भी बाहर आ रहा है। तो यहां पे अब प्लस चार्ज बढ़ता जा रहा है प्रोटॉन के कारण। ठीक है, मैं इसको एक ही कलर से बना देता हूं। प्रोटॉन ये भी आए, ये 2 प्रोटॉन, ऐसे यहां पे 4 प्रोटॉन, इस तरह से 4 प्रोटॉन 2 प्रोटॉन 2 प्रोटॉन। ठीक है, अब यहां पे धीरे धीरे प्लस चार्ज यहां पे बढ़ता जाएगा। हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली में संकुल नंबर 4 के आसपास काफी ज्यादा सांद्रता में होती है। मतलब बाहर से हम ऑक्सीजन कम लेते हैं पर वो अंदर की तरफ आके इकट्ठी होती जाती है ना। तो हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं ये मान लीजिए यहाँ पे आ रही है और यहाँ पे ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। हमने जो ऑक्सीजन ली है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। अब क्या होता है, ये जो संकुल नंबर 4 है, इस संकुल में से क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन जो है जाएगा किसके पास, ये जाएगा ऑक्सीजन के पास। जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये क्या हो जाएगा, हाफ O2 2 माइनस, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब क्योंकि प्रोटॉन भी यहां पे प्रेजेंट है, प्रोटॉन भी प्रेजेंट है ना, तो ये प्रोटॉन क्योंकि पॉजिटिव चार्ज वाला है और इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव चार्ज वाला है, इन दोनों की आपस में रिएक्शन होगी और क्या हो जाएगा, प्रोटॉन ऑक्सीजन ये मिलकर क्या बना लेंगे, H2O। ठीक है, तो ये H2O का निर्माण यहाँ पे हो जाता है और जल जो बनता है ये बॉडी में सामान्यतः यूज हो जाता है। तो इस तरह से ये 4 संकुल जो हैं, इस तरह से यहाँ पे जल का निर्माण आखिरी में होता है। ठीक है, तो मैं कुछ पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको रिकॉल करा देता हूँ। देखिए, संकुल नंबर 4 से कितने प्रोटॉन बाहर आए, 4। तो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, सॉरी एक मिनट ना, हाँ देखिए, संकुल नंबर 1 से कितने प्रोटॉन बाहर आए, संकुल नंबर 1 से आए 4 प्रोटॉन, संकुल नंबर 4 से 2 प्रोटॉन आते हैं, वो बाय मिस्टेक निकल गया। संकुल नंबर 2 से कोई प्रोटॉन बाहर नहीं आता। संकुल नंबर 3 से जो प्रोटॉन बाहर आते हैं ये होते हैं 4, 2 इसकी तरफ से होते हैं, 2 इसके होते हैं। संकुल नंबर 4 की तरफ से जो प्रोटॉन बाहर आते हैं ये होते हैं 2। तो अभी तक सारे संकुल को मिला के अगर बात करें तो टोटल 10 प्रोटॉन यहां पे बाहर आ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा यूबी क्यूनोन, पहले यूबी जो है ये होता है यूबी क्यूनोन, जब वो हाइड्रोजन को ले लेता है तो वो बन जाता है यूबी क्यूनॉल। ये भी आप चीजें इसको लिख लीजिए। इसके अलावा एक पॉइंट और था, साइटोक्रोम C कहां पे स्थित होता है, भीतरी झिल्ली के बाहरी ओर। भीतरी झिल्ली के बाहरी ओर साइटोक्रोम C स्थित होता है। फिर संकुल 4 में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के जुड़ने से जल का निर्माण हो रहा है। ठीक है, अब इसमें क्रम भी आपको ध्यान रखना है, संकुल नंबर 1 में कौन कौन सी चीजें आती हैं, संकुल नंबर 2 में कौन सी चीजें आती है, 3 में, 4 में, ये सब आपको याद रखना है। अब यहां पे देखिए, आखिरी में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला कौन है,
आखिरी में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला है ऑक्सीजन, आखिरी में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला ऑक्सीजन, मतलब यहां पे ऑक्सीजन जो है ये है अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही, अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहां पे कौन सा होता है? ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने पढ़ा आज इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के बारे में। अभी ये आधा छूटा हुआ है, मतलब कुछ पार्ट इसका छूटा हुआ है। संकुल नंबर 5 में जो एटीपी का निर्माण होता है कैसे होता है ये मैं बताऊंगा आपको। इसको अपन ऑक्सीकरणी फॉस्फेटीकरण कहते हैं। और इसके बाद में जो अपन ने ऊपर डायग्राम बनाया है ये वाला एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है, इसको भी अपन समझेंगे। अगर हमको ये नीचे वाला अच्छे से समझ में आ गया तो इसमें भी आपको दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, तो इसको हम आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप एक बार इसको देखिए अच्छे से और अच्छे से इसके नोट्स बना लीजिए। ठीक है, आखिरी में मैं कुछ पॉइंट और लिखवाऊंगा जो ज़रूरी होंगे और उसके बाद फिर अपन इस डायग्राम को भी कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।